दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं नदी जल विवाद के बारे में। आमतौर पर ये नदी जल विवाद दो तरीके से देखने को मिलता है। पहला है जब कोई नदी कई राष्ट्रों से होकर गुजरती है तो नदी के जल के दोहन को लेकर उन राष्ट्रों के मध्य विवाद उत्पन्न हो जाता है। और दूसरी तरफ जब कोई नदी कई राज्यों से, किसी देश के कई राज्यों से होकर गुजरती है तो राज्यों के मध्य भी जल के दोहन को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो इन्हीं विवादों को हम समझेंगे, आखिर ये क्या मामला है, क्यों ये विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। और इसी मामले में भारत में कावेरी जल विवाद बड़ा ही इंटरेस्टिंग मामला है, जिसकी पृष्ठभूमि मध्यकालीन भारत अंग्रेजों के समय से दिखाई पड़ती है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझें तो 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता हुआ और इस सिंधु जल समझौते को लेकर एक धारणा बनाई गई, एक समझौता हुआ कि भारत की नदियों के जल का दोहन करेगा और पाकिस्तान की नदियों के जल का दोहन करेंगे। दोस्तों, जल एक अमूल्य संसाधन है और इसका घरेलू कार्यों से, पानी पीने से लेकर खाना बनाने पर, सफाई में, गाड़ी की सफाई, घर की धुलाई, कपड़ों की धुलाई के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र में भी बड़ी मात्रा में जल का दोहन होता है। इसके साथ साथ जल का जो अत्यधिक दोहन होता है वो सिंचाई के रूप में होता है और इस कारण प्रत्येक राष्ट्र या प्रत्येक राज्य कह दें अधिक से अधिक जल का दोहन करता है। तो इस जल के दोहन के संदर्भ में हम भारत के परिप्रेक्ष्य में समझेंगे। जल राज्य सूची का विषय है और इस कारण प्रत्येक राज्य अधिक से अधिक जल का दोहन करना चाहता है और अपने अनुसार ये नीतियां बनाना चाहता है। और जल विवाद 1956 एक अधिनियम लाया गया था और इस अधिनियम के द्वारा ये कहा गया कि जल से संबंधित कोई भी मुद्दा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में सॉल्व नहीं किया जाएगा, जबकि ये मुद्दे कहाँ पर, संसद में सॉल्व होंगे। क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वो साक्ष्यों के आधार पर, वैधानिकता के आधार पर अपने जजमेंट देते हैं। लेकिन जल यानी पानी एक अमूल्य संसाधन है और इसके बिना जीवन संभव नहीं है। इसलिए ऐसे मामलों को कोर्ट में ना हल करके संसद में हल किए जाते हैं और संसद इन पर कार्यकारी 3 न्यायाधीशों की एक कमेटी बैठाती है और इस कमेटी द्वारा जल के संसाधनों के दोहन करने को लेकर निर्णय दिया जाता है और यही नदी न्यायाधिकरण के रूप में जाना जाता है। इस मुद्दे को संविधान में भी जगह दी गई और अनुच्छेद 262 के तहत इसको मामले को संसद में सुलझाने की कोशिश की गई है। तो आज हम लोग देखते हैं भारत में कौन कौन से नदी जल विवाद हैं और इनमें सबसे प्रसिद्ध नदी जल विवाद है वो है कावेरी नदी जल विवाद। तो हम कई नदी जल विवादों को समझेंगे, उनमें सबसे पहला बिंदु उठाते हैं कावेरी नदी जल विवाद। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कावेरी नदी जल विवाद को देखेंगे। प्रश्न पूछा भी जाता है कि किन राज्यों के मध्य है और कैसा ये विवाद है। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये भारत का दक्षिणतम स्थित है और यहां पर आपका एक राज्य है और इस राज्य का नाम है केरल। क्योंकि ये पूछा जाता है कावेरी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है, तो यहां पर आज का मुद्दा जो है कावेरी जल विवाद। तो कावेरी जल विवाद में हम देखते हैं यहां पे एक राज्य है केरल और दूसरा है ये तमिलनाडु और ये क्षेत्र है कर्नाटक। तो आप कावेरी नदी को उद्गम जो है कहां पर, मैसूर क्षेत्र में एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी और यहीं से ये नदी निकल के तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं। आमतौर पर यह देखने में मिलता है कि कावेरी नदी जल विवाद में 2 राज्य शामिल हैं। कौन कौन से, कर्नाटक और दूसरा है तमिलनाडु। लेकिन ऐसा नहीं है।
इसमें 4 क्षेत्र शामिल हैं और 3 राज्य। तो वो कौन से हैं, कैसे हैं? तो यहां पर एक नदी केरल से निकलते हुए, इसकी सहायक नदी है, ये कावेरी नदी है, और ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। और यहां से निकलकर केरल की सहायक नदी इसमें मिल जाती है। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल भी इस जल विवाद में शामिल हो जाता है, क्योंकि नदी का अपवाह यानी फैलाव जितना अधिक होगा और जितने राज्य उसमें शामिल होंगे वो जल विवाद में आ ही जाएंगे। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि पुडुचेरी यहां पर है। आमतौर पर आप जान सकते हैं कि पुडुचेरी के 4 भाग हैं। पुडुचेरी, जिनमें से 2 भाग तो तमिलनाडु में है और 1 भाग केरल में है। ऐसे करके केरल वाले का नाम है माहे और आंध्र प्रदेश वाले का नाम है यनम। और पुडुचेरी का 4था भाग इसी कावेरी के मुहाने के पास स्थित है और इसका नाम है करिकाल। तो और यहीं पे ये कई भागों में, बाल्टों में बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से कावेरी नदी जल विवाद में पुडुचेरी भी शामिल हो जाता है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कावेरी जल विवाद में कौन कौन से शामिल हैं, तो कावेरी जल विवाद में 3 राज्य शामिल हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, और चौथा है पुडुचेरी। पुडुचेरी एक तरीके से केंद्र शासित प्रदेश है। अब हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कावेरी नदी जल विवाद है क्या चीज़, कैसे ये उत्पन्न हुआ। दरअसल में कावेरी नदी जल विवाद जो है ये लगभग 100 वर्ष पुराना है। 100 वर्ष पुराना है। और यहां पर यानी ये मामला करीब अंग्रेजों के समय पहुंच जाता है। 100 वर्ष से भी ज़्यादा हो गए हैं। और तो ये मामला पहुंच जाता है अंग्रेजों के समय में। और अंग्रेजों को उस समय यहाँ पर तमिलनाडु क्षेत्र में मद्रास प्रेसिडेंसी होती थी। मद्रास प्रेसिडेंसी। तो मद्रास प्रेसिडेंसी से दक्षिण के भाग को अंग्रेज अपने अधीनता में शासन चलाते थे। तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी कहलाती थी। और ऊपर ये जो मैसूर था, मैसूर रियासत थे। अब मैसूर रियासत की कहानी क्या है? दरअसल में यहाँ पे चिक्का कृष्ण राजवंश था और इस राजवंश पर 2 ब्राह्मणों ने, मदन्ना और अकन्ना ने अपने अधिकार जमा रखे थे। कौन कौन से? मदन्ना और अकन्ना। यहीं पर यानी मैसूर रियासत की जो सत्ता है, चिक्का कृष्ण राजवंश था वास्तव में, और सत्ता कौन चला रहा था? मदन्ना और अकन्ना नामक 2 ब्राह्मण चला रहे थे। यहीं पर 2 व्यक्तियों की एंट्री होती है और वो 2 व्यक्ति होते हैं खांडेराव ब्राह्मण और दूसरा है हैदर अली। कौन सा? खांडेराव ब्राह्मण और दूसरा था हैदर अली। इसमें से खांडेराव ब्राह्मण जो है एक षड्यंत्रकारी था। इसने हैदर अली को अपने साथ लिया और राजमाता को विश्वास दिलाया कि आपके राजवंश को मैं मदन्ना और अकन्ना से मुक्ति दिला दूंगा। राजमाता ने खांडेराव ब्राह्मण का समर्थन कर दिया। खांडेराव ब्राह्मण और हैदर अली ने इन दोनों ब्राह्मणों की हत्या करवा दी। अब इस राजवंश में एक तरीके से हैदर अली और खांडेराव ब्राह्मण के समर्थन में सत्ता कायम हो गई। और हैदर अली के बाद हैदर अली दक्षिण भारत में अंग्रेजों को एक कड़ी चुनौती दी और लगातार अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। अंत में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान आ जाता है। और
1799 में श्रीरंगपट्टनम के द्वार पर हैदर अली की अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए मृत्यु हो जाती है और अंग्रेज श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में विजयी हो जाते हैं। अब अंग्रेजों की जो अंग्रेजों की जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी उस पर तो उनका अधिकार था ही, और अब एक तरीके से मैसूर सत्ता में अंग्रेजों का प्रभुत्व हो गया। अंग्रेजों ने मैसूर राज्य की सत्ता को डायरेक्ट अपने हाथ में नहीं लिया। अंग्रेजों ने पुनः चिक्का कृष्णराज वंश के एक अल्पवयस्क बच्चे को गद्दी पर बैठा दिया। किसको बैठा दिया? अल्पवयस्क बच्चे को बैठा दिया, यानी छोटा सा बच्चा बैठा दिया, और खुद उसके संरक्षक बन गए। जब अंग्रेज इसके संरक्षक बन जाते हैं तो कुल मिला के मद्रास प्रेसिडेंसी में भी अंग्रेजों का प्रभुत्व चल रहा था और मैसूर प्रेसिडेंसी में भी अंग्रेजों का प्रभुत्व चल रहा था। अब अंग्रेजों ने यहां पर क्या किया? अंग्रेजों को बहुत अधिक धन की आवश्यकता थी और इस धन की आवश्यकता को पूर्ति के लिए उन्हें तभी मिल सकता था जब कावेरी नदी के आसपास, ये लगभग 30 लाख हेक्टेयर भूमि है, लगभग 30 लाख हेक्टेयर, और जो धान की फसल के लिए जानी जाती है। कौन सी फसल? धान की फसल के लिए। और यहां पर वर्ष में 3 बार धान की फसल उगाई जाती है और अंग्रेजों को टैक्स तभी मिलेगा जब धान की फसल अत्यधिक होगी। तो अंग्रेजों ने मद्रास प्रेसिडेंसी में तो थे ही, और मैसूर के साथ, मैसूर रियासत और मद्रास प्रेसिडेंसी के साथ जो समझौता हुआ वो कावेरी जल विवाद को सुलझाने को लेकर था, क्योंकि दोनों में अंग्रेजों का प्रभुत्व था। मद्रास में तो वो थे ही, और मैसूर में अल्पवयस्क बच्चा था और उससे जहां चाहते थे वो अंगूठा लगवाते थे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? कावेरी नदी जल विवाद के अंग्रेजों ने जो संतुलन बैठाया वो मद्रास प्रेसिडेंसी की तरफ बैठा दिया कि मद्रास प्रेसिडेंसी बड़ी मात्रा में क्या करेगा? जल का दोहन करेगा। क्या करेगा? जल का दोहन करेगा। और मैसूर तो वैसे भी कमजोर था, मैसूर को अंग्रेजों का समर्थन करना ही पड़ा। और परिणाम क्या निकला? इस समझौते से तमिलनाडु को बेहतर लाभ हुआ, क्योंकि 30 लाख हेक्टेयर जो भूमि थी वो पूरी तरीके से धान की फसल पर आधारित थे, और इस कारण ये विवाद आगे चल के एक लंबे समय तक आज भी सॉल्व नहीं हो पाया, क्योंकि तमिलनाडु पिछला जो समझौता हुआ था इन दोनों के मध्य, तमिलनाडु यही समझौते को मानता है कि हम वही समझौता मानेंगे। लेकिन मैसूर ये कहता है कि भाई पानी की जब हमें अधिक आवश्यकता है तो हम पानी को क्यों दें आपको, हम अपना दोहन करेंगे, हमें अपनी जरूरत है। और इस कारण ये कावेरी जल विवाद आज तक नहीं सुलझ सका। 2012 में ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां पर पुरानी दी गई कमेटी के आधार पर मैसूर को आदेश दिया गया कि वो 10,000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु के लिए छोड़े, लेकिन इसके बावजूद भी उसने नहीं छोड़ा। अंत में केंद्र का दबाव पड़ा और उसे छोड़ना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार को छोड़ना पड़ा। और इसके बाद कर्नाटक में एक जबरदस्त विवाद उत्पन्न होता है और एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। और इस राजनीतिक मुद्दे में कर्नाटक की कम से कम 10,000 करोड़ की संपत्ति में राजनीतिज्ञों द्वारा आग लगा दी जाती है। और असल में अगर 10,000 करोड़ खर्च करके पानी की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती तो मद्रास में पानी की कमी ना होती, मैसूर में पानी की कमी ना होती। लेकिन इसके बावजूद भी ये मामला आर्थिक कम, राजनीतिक ज़्यादा बन गया। तो इस तरीके से कावेरी नदी जल विवाद
आज भी ये जल विवाद बना हुआ है। उसके बाद हम लोग अगले जल विवाद के बारे में देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं यमुना नदी जल विवाद को लेकर। यमुना नदी जल विवाद। प्रश्न ये पूछा जाता है, यमुना नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो यमुना नदी जल विवाद जो है, आपको पता है कि देखिए उत्तराखंड से ये नदी निकलती है, तो उत्तराखंड में इतना पहाड़ी ढाल होता है कि इसको लेकर वहाँ पे कोई विवाद ही उत्पन्न नहीं होता है। तो सबसे पहला जल विवाद में जो शामिल है वो उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये मैदानी क्षेत्रों में पहुँच जाती है, और उत्तर प्रदेश के बाद ये हिमाचल प्रदेश और दोनों की सीमा बनाती है। तो हिमाचल प्रदेश भी इस जल के अत्यधिक दोहन करना चाहता है। हिमाचल प्रदेश के बाद ये दिल्ली पहुंचती है। दिल्ली में भी जो पानी पीने का साधन है वो यमुना नदी से एक बड़ा स्रोत माना जाता है, और यमुना नदी दिल्ली के किनारे से होके जाती है, तो विवाद में तो दिल्ली भी शामिल होगा। और दिल्ली के बाद हरियाणा, क्योंकि ये नदी दिल्ली के बाद हरियाणा होते हुए मध्य प्रदेश की कई नदियां यहां पर आके आती हैं, मिल जाती हैं यमुना नदी में, जिसमें चंबल, सिंध, बेतवा, केन, इसलिए मध्य प्रदेश भी इसमें क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे दो राज्य और शामिल होते हैं जो पूछे जाते हैं, एक है राजस्थान और दूसरा है पंजाब। तो इन नदियों के, इन राज्यों को शामिल होना कहीं ना कहीं नदी के अफवाह यानी फैलाव के कारण होता है। तो ये राज्य भी अधिक से अधिक जल प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि इन डैमों पे जो इन नदियों पर जो डैम बनाए गए हैं उनसे जो बिजली उत्पन्न हो रही है, उस बिजली को भी प्राप्त करने में इन राज्यों के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ है। तो इस तरीके से यमुना नदी जल विवाद में इतने राज्य शामिल हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं गोदावरी नदी जल विवाद के बारे में। गोदावरी नदी जल विवाद। तो गोदावरी नदी जल विवाद के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि गोदावरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो गोदावरी नदी जल विवाद में पहला राज्य आ जाता है आंध्र प्रदेश, फिर अगला राज्य आ जाता है कर्नाटक, और फिर अगला राज्य आ जाता है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद फिर अगला राज्य आ जाता है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद आ जाता है उड़ीसा और तेलंगाना। तो प्रश्न पूछा जाता है कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो आंध्र प्रदेश, देखिए महाराष्ट्र से तो ये नदी निकलती ही है, और कुछ इसका फैलाव जो उत्तर से मध्य प्रदेश में भी उसकी सहायक नदियां आ जाती हैं, गोदावरी में मिल जाती हैं, जिनमें से वर्धा वगैरह है। वर्धा वैसे महाराष्ट्र से निकलती है, वर्धा की कुछ सहायक नदियां हैं जो मध्य प्रदेश से निकलती हैं। तो इस तरीके से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उड़ीसा की कुछ नदियां आके मिल जाती हैं, कर्नाटक की नदियां हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इस तरीके से कावेरी नदी जल विवाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 राज्यों के मध्य है। उसके बाद हम अगला नदी जल विवाद बात करते हैं। उसके बाद अगले नदी जल विवाद है कृष्णा नदी जल विवाद। कृष्णा नदी जल विवाद। तो कृष्णा नदी जल विवाद भी जो है, आपको पता है कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, तो महाराष्ट्र भी अधिक से अधिक जल का दोहन करना चाहेगा, इसलिए विवाद तो उत्पन्न होना स्वाभाविक सी बात है। महाराष्ट्र हो गया, फिर कर्नाटक, क्योंकि कर्नाटक वाले क्षेत्र में रायचूर दोआब है जो कृष्णा की सहायक नदी है, वहाँ पे पड़ जाती है कर्नाटक। और
तेलंगाना, क्योंकि तेलंगाना से होते हुए नदी आगे बढ़ती है, और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तो इस तरीके से कृष्णा नदी जल विवाद में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश शामिल हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तुंगभद्रा नदी जल विवाद के बारे में। तो प्रश्न, तुंगभद्रा नदी जल विवाद, प्रश्न पूछा जाता है तुंगभद्रा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो तुंगभद्रा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के मध्य है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक मध्य है। तो कई बार प्रश्न पूछा गया है कि ये विवाद किन राज्यों के मध्य है। उसके बाद हम बात करते हैं नर्मदा नदी जल विवाद के बारे में। तो नर्मदा नदी जल विवाद भी एक बड़ा विवाद बना रहा है। तो इस नदी जल विवाद में पूछा जाता है कौन कौन से राज्य शामिल हैं। तो नर्मदा नदी जल विवाद में नर्मदा नदी जल विवाद में कौन कौन से शामिल हैं? तो सबसे पहले ये नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश में। तो जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश भी इसमें क्या हो जाएगा? शामिल हो जाएगा। फिर ये आगे बढ़ती है, महाराष्ट्र से कुछ नदियां निकल के आती हैं, इसकी सहायक नदी बनती हैं, छोटी छोटी नदियां हैं नर्मदा नदी में, तो महाराष्ट्र भी शामिल हो जाता है। और गुजरात में ये नदी बंगाल खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, तो गुजरात भी इस नदी जल विवाद में शामिल हो जाता है। लेकिन एक राज्य और इसमें शामिल है, वो है राजस्थान। तो राजस्थान वाले क्षेत्र को पूछा जाता है क्योंकि ये क्षेत्र थोड़ा सा छुपा हुआ रहता है, इसलिए लोगों को पता नहीं चल पाता है। तो नर्मदा नदी जल विवाद में राजस्थान भी शामिल है। तो ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है, कौन सा? राजस्थान वाला। उसके बाद हम देखते हैं सोन नदी जल विवाद। सोन नदी जल विवाद, तो सोन नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो सोन नदी जल विवाद जो है उत्तर प्रदेश प्लस बिहार भी इसमें शामिल है, और बिहार के साथ साथ मध्य प्रदेश भी इसमें शामिल है। कौन सा? मध्य प्रदेश। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि सोन नदी जल विवाद में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश शामिल हैं।